गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। और हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम बैच को शुरू किया हुआ था। पिछले 2-3 दिनों से हमारी क्लासें नहीं हो पाई हैं। चलिए आज से हमारी क्लासें जो हैं फिर से कंटिन्यू रहेगी, रेगुलर रहेगी, जिसमें हम पूरी हरियाणा जीके को कवर करेंगे। लास्ट की क्लास में हम बात कर चुके थे लोधी वंश के बारे में, और वहाँ तक हम पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को कवर कर चुके थे। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे बाबर के बारे में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसने लड़ी थी पानीपत की पहली लड़ाई, जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो है हरियाणा और मुगल साम्राज्य। यानी कि मुगल साम्राज्य के द्वारा हरियाणा में क्या क्या काम किया गया, कौन कौन से उसके समय में विद्रोह हुए थे, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, या जब मुगल साम्राज्य के द्वारा शासन किया जा रहा था तो उस समय भारत में कौन कौन से आक्रमण हुए, उन सभी की बात हम आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको लोधी वंश और इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ाया था, और आपको बताया गया था कि इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो हरियाणा के पानीपत जिले में है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा और मुगल साम्राज्य की। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा और मुगल साम्राज्य। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा और मुगल साम्राज्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हरियाणा और मुगल साम्राज्य। अब आप कहोगे सर, एक तो आप बता रहे थे मुसलमान और एक बता रहे हो मुगल, तो ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, मुगल ये जो है ये मंगोल और तुर्की का संगम था, जिनकी माता जो थी वो मंगोल थी और जिनके पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। इसीलिए जब ये दोनों मिले तो यही कहलाए, क्या मुगल कहलाए, क्या कहलाए ये? तो ये मुगल कहलाए। तो याद रखिएगा मुगल कौन थे। चलिए हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो याद रखिएगा मुगल साम्राज्य जो है इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ था 1526 में, और 1526 से लेकर हम इसे पढ़ेंगे 1857 तक। कब तक पढ़ेंगे? 1857 तक, क्योंकि 1857 में जो क्रांति होगी, जो रिवोल्ट होगा या जो विद्रोह होगा, उसी का जो अंतिम अंत का शासक होगा मुगलों का, वो था बहादुर शाह जफर, जिसे क्या कर लिया जाता है 1857 की क्रांति के दौरान बंदी बना लिया जाता है। और 1526 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाएगी, और पानीपत की पहली लड़ाई से ही शुरुआत होगी भारत में मुगल साम्राज्य की। तो ये वो टाइम पीरियड है किनका? मुगलों का। तो अब हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य जो है इसका संस्थापक कौन हुआ, इसका फाउंडर कौन हुआ। तो याद रखिएगा जो मुगल साम्राज्य है इसी का जो संस्थापक हुआ वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन हुआ? तो वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे आप लोग बाबर के नाम से जानते हो। इसी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा जो है शुरुआत की जाती है मुगल साम्राज्य की। और याद रखिएगा इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा 1526 से लेकर 1530 तक। मात्र 4 साल इसने क्या किया? शासन किया था। यह जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपसे पूछा जाएगा, बताइए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है हरियाणा में कब प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा ये हरियाणा में प्रवेश करता है 1525 में। कब प्रवेश किया था इसने? तो इसने प्रवेश किया था 1525 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये कहाँ का निवासी था या कहाँ से आया था? तो याद रखिएगा यह कहाँ का शासक था? तो ये शासक था फरगना का। कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। और यही फरगना जो है कहाँ पे है? तो ये मध्य एशिया में है। कहाँ पे पड़ेगा ये? तो ये मध्य एशिया में पड़ेगा। मध्य एशिया से एक मुगल जिसका नाम था बाबर, जिसे अपन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं, जो 1525 में हरियाणा में प्रवेश करता है, और उसमें प्रवेश करने के पश्चात वह हरियाणा का अवलोकन करता है। और अगले ही साल 1526 में अप्रैल के महीने में 21 तारीख को एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे अपन बोलते हैं इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाई। और इसी लड़ाई को हम जानते हैं पानीपत
पानीपत की प्रथम लड़ाई के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम इसे? तो इसे हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और आप लोग जानते हो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि पानीपत का जो ये युद्ध था पहला, ये लड़ा गया 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत जिले में एक लड़ाई हुई या एक युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध बोलेंगे। और ये लड़ाई हुई थी बाबर के बीच में। और दूसरी साइड कौन था? तो दूसरी साइड लड़ रहा था लोधी वंश का एक शासक, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी का साथ दे रहे थे कुछ अन्य शासक, जिसमें हिसार से था हमीद खान और दूसरा मेवात से था हसन खान मेवाती। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेना को हरा दिया गया, तो इनकी क्या होगी? इनकी हार हुई। और इस युद्ध में जीत गया था बाबर। कौन जीत गया? बाबर। मात्र 8000 सैनिकों को लेकर आया एक व्यक्ति बाबर, लेकिन फिर भी वह इतनी बड़ी सेना या 3 शासकों की सेना को हरा देता है, जिसका मुख्य कारण रहा क्यों? क्योंकि बाबर ने प्रयोग किया था तोप का। किस चीज़ का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, इसने जीत के लिए जिस चीज़ों का प्रयोग किया, एक तो थी तोप का प्रयोग। इसने प्रयोग किया था तोप का प्रयोग किया था। दूसरा आप याद रखेंगे, इसने प्रयोग किया था तुलगमा युद्ध नीति का। मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी तुलगमा युद्ध नीति। तो याद रखिएगा, तोप का प्रयोग, जिसे चलाने के लिए 2 तोपची, एक था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफा खान। और तुलगमा युद्ध नीति या छल कपट की नीति का प्रयोग किया था। बाबर जब पानीपत के पहले युद्ध में जीत गया था, तो इसी बाबर ने जीत की खुशी में या विजय होने पर 3 चीजों का निर्माण करवाया। और इसने वास्तुकला में जिस चीज का योगदान दिया, उसमें इसने बनवाई काबुली बाग। क्या बनवाया इसने? तो इसने बनवाया काबुली बाग। और बनवाया इसने काबुली के नाम पर ही महल, काबुली महल। और इसी के साथ इसने बनवाई काबुली मस्जिद। क्या बनवाई? तो इसने बनवाई थी काबुली मस्जिद। और ये तीनों के तीनों का निर्माण जो करवाया गया, ये हरियाणा के पानीपत जिले में करवाया गया। किस जिले में करवाया गया? तो इनका निर्माण पानीपत जिले में करवाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा पानीपत के पहले युद्ध में विजय होने के बाद में किस स्थापत्य कला का निर्माण किया गया या किस इमारत को बनवाया गया? तो आप याद रखेंगे, काबुली बाग थी, काबुली महल था और काबुली मस्जिद। अब आपको होगा सर ये काबुली क्या है? तो याद रखिएगा, जो बाबर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसी की ही पत्नी थी, जिसका नाम था मुसम्मत काबुली। क्या नाम था इसकी पत्नी का? तो इसकी पत्नी का नाम था मुसम्मत काबुली। और मुसम्मत काबुली की याद में ही इसने इन तीनों चीज़ों का निर्माण करवाया था। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि जो बाबर है, इसी की ही एक क्या थी? आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी, जो इसने खुद लिखी थी। और याद रखिएगा, इसकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, या जिसे आप लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप लोग? तो आप इसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का जो नाम है वो अलग अलग है। तुजुक ए बाबरी जो है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? ये तुर्की भाषा में लिखी गई। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसी किताब के अंदर भारत को कारीगरों का देश कहा गया। क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, इस किताब में भारत को कारीगरों का देश कहा गया। कारीगरों का देश कहा गया। उसके अलावा याद रखिएगा, इसी किताब के अंदर हमें 2 राज्यों का वर्णन मिलता है। और 2 राज्यों में एक तो था विजयनगर। किसका? विजयनगर। और दूसरा हमें मेवाड़ का वर्णन मिला। और उसी मेवाड़ के एक शासक जिसका नाम था राणा सांगा, उसका वर्णन मिला। तो ये बातें हैं इसके बारे में, जो तुजुक ए बाबरी किताब है जो लिखी गई थी बाबर के द्वारा।
उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये 1526 में पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद में शुरुआत करता है भारत में मुगल साम्राज्य की, इसीलिए इसे माना गया फाउंडर, या इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया मुगल साम्राज्य का संस्थापक। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे और पूछा जाएगा बताइए हरियाणा में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तब भी आप आंसर करेंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, या बाबर जो है वो हरियाणा और भारत में हुआ मुगल साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर ऑफ क्या, मुगल एम्पायर। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इसको परेशान किया गया था, और इसको जो परेशान करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो याद रखिएगा, तो उसे परेशान किया गया था कैथल के एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था मोहन सिंह मंडार। लेकिन उससे पहले आप लोग याद रखिएगा कि हसन खान मेवाती जो है इसी के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है, और वो होता है मेवात का विद्रोह। क्या बोलेंगे हम इसे, तो इसे हम बोलेंगे मेवात का विद्रोह। और आपसे पूछा जाएगा बताइए मेवात का जो विद्रोह हुआ है यह कहाँ पर हुआ था, तो ये हरियाणा के मेवात या नूह जिले में हुआ था। तो इस विद्रोह में क्या था, तो याद रखिएगा इस विद्रोह में एक साइड तो था कौन, हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, और दूसरी साइड था बाबर। और जाहिर सी बात है भाई जिसके पास तोप है वो इस युद्ध में क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और हसन खान मेवाती और इसका साथ दे रहे थे हजारों मेवाती, वो सब के सब इस युद्ध में हार गए और जीत गया था बाबर। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बताइए मेवात का विद्रोह या मेवात का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा ये हसन खान मेवाती और बाबर के बीच में हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए ये हुआ कब था, तो आप आंसर कर दीजिएगा मार्च 1527। क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे मार्च 1527 में हुआ था ये विद्रोह। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि एक विद्रोह और हुआ था, ये तो था मेवात का विद्रोह, और कई बार इसे बोल दिया जाता है कैथल का विद्रोह। तो याद रखिएगा ये जो विद्रोह है ये किया गया था मोहन सिंह के द्वारा, मोहन सिंह मंडार के द्वारा। और आपसे कई बार पूछा जाता है बताइए मोहन सिंह मंडार राजपूत जो है कहाँ से था, तो ये था कैथल से। या पूछ ले इसकी रियासत कहाँ हुआ करती थी, तो इसकी जो रियासत हुआ करती थी वो हुआ करती थी कैथल। कौन सी हुआ करती थी, तो इसकी रियासत थी कैथल। अब हम बात करते हैं कि जो बाबर है 1530 में जिसकी मृत्यु हुई थी, इसी बाबर के समय में दो विद्रोह हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कैथल का विद्रोह जो कि मोहन सिंह मंडार राजपूत के द्वारा, और दूसरा हमने पढ़ा मेवात का विद्रोह जो मार्च 1527 में हुआ था। ये आपका 1530 में होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया, तो आप याद रखेंगे कि जो ये बाबर है इसी बाबर को 2 बार दफनाया गया था। कितनी बार दफनाया गया था, तो याद रखिएगा बाबर जो है इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, और इसे दफनाया गया था आगरा में। पहली बार इसे कहाँ पर दफनाया गया, तो इसे आगरा में दफनाया गया। लेकिन जब बाबर की दूसरी पत्नी जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई, जब इसे इस बात का पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसे आगरा में दफना दिया गया है, तो वह काबुल से वापस भारत आती है, और भारत में आने के बाद में उसे उसकी कब्र से निकाल कर अपने साथ ले जाती है और उसे दोबारा दफनाया जाता है काबुल में। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसे आगरा से काबुल कौन लेकर गई थी, तो वो थी इसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई। क्या नाम था, तो इसका नाम था मुबारक यूसुफ जई, और इसी मुबारक यूसुफ जई के द्वारा इसे काबुल में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया, तो इसे दफनाया गया काबुल में। और आपसे पूछा जाएगा ऐसा शासक जिसे 2 बार दफनाया गया, तो वो भी कौन था, तो वो था बाबर। कितनी बार दफनाया गया था इसे 2 बार दफनाया गया था। समझ में आई इतनी सी बातें, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्तों हमने बात की मुगल साम्राज्य की, तो आप याद रखेंगे 1526 में स्थापना हुई जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। बाबर जो कि मध्य एशिया में पड़ने वाले फरगना का शासक था, वो 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रवेश करता है। 21 अप्रैल 1526 को उसके द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम पानीपत का युद्ध बोलते हैं, और इसी युद्ध में हुई थी उसकी विजय, और विजय होने के पश्चात उसने शुरुआत कर दी मुगल
मुगल साम्राज्य की भारत में। और उसी के समय दो विद्रोह हुए हरियाणा में। एक तो हुआ मेवात का विद्रोह मार्च 1527 में, जो हुआ था हसन खान मेवाती और उसका साथ दिया था हजारों मेवातियों ने। दूसरा विद्रोह हुआ था कैथल का विद्रोह, और बाबर को सबसे अधिक परेशान किया था कैथल के राजपूत ने, जिसका नाम था मोहन सिंह मंढार राजपूत। क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहन सिंह मंढार राजपूत। याद रखेंगे 1530 में हुआ था कैथल का विद्रोह। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? तो वो थी बाबरनामा, या इसी को बोलते हैं तुजुक-ए बाबरी, जो किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। और याद रखिएगा ये किताब किसने लिखी थी? तो भाई ये है इसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो होती है, मैंने बताया था ये खुद के द्वारा लिखी जाती है, खुद के ही जीवन पर, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और इसी के अंदर हमें दो चीजों का वर्णन मिला। एक तो इसके अंदर दो राज्यों का उल्लेख मिला, एक तो था विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य, और दूसरा हमने बात की मेवाड़ की, और वही मेवाड़ का शासक हुआ करता था राणा सांगा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि इसी किताब के अंदर भारत को कारीगरों का देश कहा गया। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने किसका निर्माण करवाया? तब आप आंसर करेंगे कि सर इसने काबुली बाग बनवाया, काबुली मस्जिद बनवाई, और इसी ने काबुली महल बनवाया। क्यों? क्योंकि सर इसकी पहली पत्नी थी, कौन है? तो वो थी मुसम्मत काबुली, और मुसम्मत काबुली से प्यार करता था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और जब जब भी उसकी याद सताती थी तो वह इन जगहों पे चला जाता था। है तो इतनी सी बातें आप लोग याद रखेंगे। और बाबर ऐसा शासक था जिसे कितनी बार दफनाया गया? 2 बार। पहली बार अगर आपसे पूछे तो आप आंसर करेंगे आगरा, लेकिन आपसे पूछा जाए बताइए बाबर को दोबारा कहां पर दफनाया गया? तो काबुल में। या फिर ये पूछ लिया जाए बताइए वर्तमान में जो बाबर है इसका मकबरा कहां पर है या इसका टॉम्ब कहां पर है? तब आप आंसर करेंगे इसका मकबरा काबुल में है। ये काबुल कहां पे है? ये अफगानिस्तान में है। कहां पे पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और इसे किसने दफनाया था? मुबारक यूसुफ जई ने दफनाया था। इतनी सी बातें क्लियर होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके बेटे के बारे में, जिसका नाम आप लोग जानते हो, हुमायूं। और अब हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो 2-3 दिन जो हमारी क्लासें नहीं हुई थी, तो आप लोग निश्चित रहिए जो हमारा सिलेबस छूट गया है उसे हम जल्द ही कवर करेंगे। और हरियाणा जी के जो है हमारी चल ही रही है। इसी के साथ साथ आपको एक नया सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा और मुगल साम्राज्य। अब क्या हुआ, हमने बात कर ली सबसे पहले तो बाबर के बारे में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बाबर के बारे में। और अब बाबर के बाद अगला शासक जो बनता है वो बनता है हुमायूं। नाम सुना होगा आपने। हुमायूं से हमारे ज्यादा क्वेश्चन एचएससी नहीं पूछेगा। एचएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा हुमायूं की मस्जिद जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा सूरवंश से। क्यों? क्योंकि हुमायूं जब शासन कर रहा था उसी समय आक्रमण होता है सूरवंश के शासक जिसका नाम था शेर शाह सूरी का। तो याद रखिएगा हुमायूं से अगर क्वेश्चन बना तो आप याद रखिएगा हुमायूं 2 बार शासक बनता है। कितनी बार शासक बनता है ये? 2 बार शासक। 1526 से लेकर 1530 तक रहा था हमारा बाबर, और उसके बाद में 2 बार हुमायूं शासक बनता है। पहली बार तो ये शासन करता है 1530 से लेकर 1540 तक, पहला टाइम पीरियड इसका ये रहेगा। और दूसरा इसका जो टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर ये शासन करता है कब? तो याद रखिएगा ये बनता है 1555 से लेकर 1556 तक। ये इसका 2 बार टाइम पीरियड रहेगा। अब आप कहोगे सर ये बीच के जो आपने गैप दिया है 15 सालों का, इसमें क्या हुआ? तो दोस्तों इसी में हुआ था क्या? शेर शाह सूरी का आक्रमण। तो अब हम बात करेंगे हुमायूं से बनने वाले पहले 2 क्वेश्चन की। एक तो आपसे पूछा जाएगा बताइए हुमायूं जो है इसकी मस्जिद कहां पे है? तो याद रखिएगा हुमायूं की जो मस्जिद है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहां पे है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और याद रखिएगा जब हुमायूं शासन कर रहा था तो इसी समय में आक्रमण होता है किसका? सूरवंश का, या जिसे हम बोलते हैं शेर शाह सूरी। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी का आक्रमण।
और आप लोग जानते हो कि शेरशाह सूरी का जब आक्रमण हुआ उस समय शासन कर रहा था मुगल, कौन है, हुमायूं। और इसी समय दो युद्ध लड़े जाते हैं, एक तो लड़ा जाता है चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में लड़ा जाता है, और दूसरा होता है 1540 के अंदर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चौसा के युद्ध की। चौसा का युद्ध, तो याद रखिएगा चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1539 ईस्वी में हुआ था, और चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के बीच में। और दूसरा कौन था, तो दूसरी साइड था सूरी या शेरशाह सूरी। और इस युद्ध में कौन जीत गया था, तो सूरी जीत गया था। और इसमें कौन हार गया, हुमायूं हार गया। कौन हार गया, हुमायूं। अब इतनी सी तो बातें सबको पता होती है भाई, कौन जीत गया कौन हार गया, लेकिन एग्जामिनर जो अब क्वेश्चन पूछता है वो आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो चौसा है ये कहां पर पड़ता है। तो आप आंसर करेंगे कि सर चौसा पड़ता है बक्सर में। कहां पे पड़ता है, तो ये बक्सर में। अब आपको ये नहीं पता होगा कि बक्सर कहाँ है, तो आपने सुना होगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में जो लड़ा गया था ये बक्सर पड़ता है भाई बिहार में। कहां पे पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए चौसा वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो ये पड़ता है बिहार में। और आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, या चौसा किस नदी के किनारे पड़ता है। तो भाई याद रखिएगा ये पड़ता है कर्मनाशा नदी के किनारे। किसके किनारे, तो ये कर्मनाशा नदी के किनारे पड़ता है। तो ये भी आपके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको कवर करने हैं दोस्तों। चलिए याद रखिएगा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें सूरी जीत गया और हार गया था कौन है, तो हुमायूं हार गया था। चौसा जो वर्तमान बक्सर में पड़ता है, और 1539 में एक युद्ध हुआ जो कर्मनशा नदी के किनारे हुआ था। अब हम बात करते हैं चौसा के युद्ध के पश्चात क्या हुआ। तो चौसा के पश्चात हुआ था भाई साहब एक और युद्ध जिसे आप बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में हुआ था। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो चीज पढ़नी है वो है शेरशाह सूरी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है शेरशाह सूरी। याद रखिएगा शेरशाह सूरी जो है इसका टाइम पीरियड 1540 से लेकर 1545 तक ही रहा। शेरशाह सूरी जो 1540 में शासक बनता है और 1545 में उक्का नामक यंत्र फटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था, इसके बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था, तो इसके बचपन का नाम था फरीद खान। देखिए शेरशाह के इसका नाम फरीद खान से शेरशाह क्यों पड़ा था, क्योंकि जब ये छोटा बच्चा हुआ करता था तो एक बार इसकी मुठभेड़ हो जाती है या सामना हो जाता है एक शेर से, और उसी शेर को इसने मार गिराया था। और जब इसने शेर को मार गिराया तभी इसका नाम पड़ा था शेर खान या शेरशाह। क्या नाम पड़ा, तो इसका नाम पड़ा था शेर खान। लेकिन इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था फरीद खान। याद रखिएगा शेरशाह सूरी जो है इसके दादा का नाम था इब्राहिम खान सूरी। इब्राहिम खान सूरी, तो याद रखिएगा इसके दादा का नाम था इब्राहिम खान सूरी, जो कि हरियाणा के नारनौल से संबंध रखते थे। कहां से संबंध था इनका, तो इनका संबंध था हरियाणा के नारनौल से। और ये जो नारनौल है जिसे आप लोग नंदीग्राम, नर राष्ट्र या जरई के पुराने नामों से जानते हो, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। और इसी नारनौल के अंदर पड़ता है क्या, मकबरा। किसका, तो मकबरा पड़ता है शेरशाह सूरी के दादा, किसका, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इब्राहिम खान सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो आंसर करेंगे नारनौल में है। आपसे पूछा जाएगा शेरशाह सूरी का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा, तो भाई जहां से उसके दादा का संबंध है वहीं से पोते का संबंध रहेगा। तो आप आंसर करेंगे महेंद्रगढ़ जिले से संबंध था, और महेंद्रगढ़ जिले में कहां से, तब आप आंसर करेंगे नारनौल से संबंध था। देखिए जो शेर खान है या जो शेरशाह सूरी है इसका जन्म तो हुआ था जौनपुर में, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा बताइए शेरशाह सूरी या शेर खान का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा, तब आप आंसर करेंगे महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा आंसर करेंगे, महेंद्रगढ़ जिला करेंगे। शेरशाह सूरी की अगर आप बात करें तो इसी शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण करवाया गया था सड़क ए आजम का।
तो इसने निर्माण करवाया था सड़क ए आजम का निर्माण। तो आप लोग जानते हो जो सड़क ए आजम है ये पेशावर से होती हुई कहाँ तक जाती है, तो ये चटगांव तक जाती है, जो पेशावर से चटगांव तक जाती है। और इसी का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और इसी सड़क ए आजम को आज आप लोग किस नाम से जानते हो, तो आप इसे जानते हो जीटी रोड के नाम से, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हो। और जीटी रोड नाम इसे दिया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। और इसी ऑकलैंड ने इसे नाम दिया जीटी रोड या ग्रैंड ट्रक रोड, जो पहले सड़क के आजम के नाम से जाना जाता था, जो पेशावर से चटगांव तक जाता है। और याद रखिएगा ये जो जीटी रोड है, इसी जीटी रोड के किनारे जब पेड़ों को कटवा दिया गया और एक सड़क का निर्माण करवाया गया, तो जब भी, अब पहले ये तो था नहीं कि वहां पर कारें थी, बसें थी या फिर और साधन हुआ करते। अब पहले जो यात्राएं होती थी या तो वो बैलगाड़ी से तय होती थी या घोड़ों से होती थी। और घोड़े भी उन लोगों के पास हुआ करते थे जो अमीर थे, जो पैसे वाले थे, जो धनी थे। अब क्या हुआ, जो लोग पैदल सवारी क्या करते थे या जो पैदल जाया करते थे, तो अब वो इतने लंबा सफर तय करते हैं तो रास्ते में उन्हें प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, तो अब उन्हें विश्राम करने के लिए जगह चाहिएगी। इसीलिए शेरशाह सूरी ने वहां पर बनवाई थी सड़क के किनारे कोस मीनारें। क्या बनवाई थी, तो इसी शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था किस चीज का, तो याद रखिएगा कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया गया कोस मीनारों का निर्माण। और आपसे पूछा जाएगा बताइए कोस मीनारें क्या थी, तो भाई ये दूरी का प्रतीक हुआ करती थी। कोस मीनारों के नीचे पानी की व्यवस्था की गई थी, जहां पर पथिक जो है वो क्या करे, विश्राम कर सके, पानी पी सके और अपनी प्यास को शांत कर सके। कोस मीनारें जो हैं इनकी संख्या आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में कितनी है, तो हरियाणा में इनकी संख्या है 88। कितनी है, 88। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए कोस मीनारों के बीच में दूरी कितनी हुआ करती थी, तो इनके बीच में जो दूरी हुआ करती थी वो लगभग कितनी थी, तो वो 2 मील हुआ करती थी। कितनी दूरी थी, तो वो 2 मील हुआ करती थी। दूरी 2 मील थी, 88 कोस मीनारें थी। और इन्हीं 88 कोस मीनारों में हरियाणा में सबसे प्राचीन कोस मीनार आपसे पूछ लिया जाए, सबसे प्राचीन कोस मीनार, तो सबसे प्राचीन कोस मीनार जो है ये कुहांड गांव में है। कहां पे है, तो ये कुहांड गांव। और ये जो कुहांड गांव है ये हरियाणा के करनाल जिले का गांव है, जहां से संबंध रखता है हरियाणा का गूगल बॉय या कौटिल्य के नाम से जिसे आप लोग जानते हो। तो याद रखिएगा जीटी रोड या सड़क ए आजम, जिसका निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बताइए शेरशाह सूरी जो है इसके द्वारा हरियाणा में कौन सा महल बनवाया गया था, तो आप आंसर करेंगे कि इसने महल बनवाया था मटिया का महल। कौन सा महल बनवाया था, इसने बनवाया था मटिया का महल, जो कि हरियाणा के पलवल जिले में है। कहाँ पे है, तो हरियाणा के पलवल जिले में है। फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए शेरशाह सूरी जो है इसका मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसका जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में। इसका मकबरा कहाँ पे है, तो इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। 1545 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। कब, 1545 ईस्वी में। एक उक्का नामक यंत्र का ये प्रयोग कर रहा था और वही उक्का नामक यंत्र जो है वो फट गया था बीच में ही, और उसी के फट जाने से जो है इसकी मृत्यु हुई। और इतना बड़ा धमाका हुआ ये खुद मिट्टी के नीचे ही दब गया। तो कई बार कहा जाता है कि सुरंग के फटने से इसकी मृत्यु हुई, और कई बार कहा जाता है उक्का नामक यंत्र के फटने से हुई थी। तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा इसकी मृत्यु कैसे हुई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए इसका मकबरा कहाँ पर है, तब आप आंसर करेंगे सासाराम बिहार में है। याद रखिएगा अगर आप लोग पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद में अगर आप लोग नौकरी लग जाओगे तो आपको कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आपका जो ससुराल होगी वो यहाँ पर नहीं बनेगी। वरना तो आप लोग जानते हो कि आपकी जो ससुराल होगी, या हरियाणवी में बोलते हो जैसे आप लोग सासरा, तो वो आपका सासरा कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। समझिए बात को। तो याद रखिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की, जिसमें बाबर के बारे में हम बात कर चुके हैं, दूसरा हम बात कर चुके हैं हुमायूं के बारे में। और हुमायूं के समय हुआ था एक महत्वपूर्ण आक्रमण जिसे आप बोलते हैं सूरवंश का आक्रमण या शेरशाह सूरी का आक्रमण। शेरशाह सूरी से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे पूछा जाएगा शेरशाह सूरी के दादा का नाम इब्राहिम खान सूरी, उनका संबंध नारनौल से। यहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा बताइए शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ पर बीता था, तो आप आंसर करेंगे हरियाणा के नारनौल में बीता था उसका बचपन।
उसके बाद याद रखिएगा इसने किसका निर्माण करवाया, तो इसने निर्माण करवाया सड़क आजम, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जिसे आप लोग जानते हो। इसका नाम दिया था लॉर्ड ओकलैंड ने, जो पेशावर से कहाँ तक जाती है, चट्टगांव तक जाती है। उसके बाद याद रखिएगा इसका मकबरा सासाराम बिहार में है, और इसी के किनारे पर बनाई गई थी कोस मीनारें, और कोस मीनारों की संख्या कितनी है, तो 88 है। दूरी 2 मील, किलोमीटर में पूछे तो लगभग 3 किलोमीटर कितनी हो जाएगी, तो दूरी अगर आपसे किलोमीटर में पूछ ली जाए तो लगभग 3 किलोमीटर होगी, पूरी 3 किलोमीटर नहीं होती। और सबसे प्राचीन कोस मीनार कुहांड गांव में है, और इसी कुहांड गांव से है गूगल बॉय। कौन है, तो आप आंसर करेंगे गूगल बॉय। या हरियाणा का कौटिल्य भी कहाँ से संबंध रखता है, तो इसी कुहांड गांव से संबंध रखता है। तो ये वो सारी की सारी बातें थी जो हमने कवर कर ली है शेरशाह सूरी के बारे में और बाबर के बारे में। कल की क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी का एक शासक जिसका नाम था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा। कल की क्लास में हम अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तक के टाइम पीरियड को कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।